अच्छा जी, आइए 36 को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और एंड पे इंशाल्लाह निकल आएंगे। 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट निकल आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ज़रा नया स्टैंडर्ड शुरू हो जाए, अच्छा है, ज़रा मज़ा आएगा, नई चीज़, कुल्लू जदीदुन लजीज़। लेकिन आपने IS 23 के अंदर कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है पढ़ने में, और सारे MCQs कर लेने हैं। ये कॉन्फिडेंस, MCQ जब हो जाए ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। MCQs नहीं हो सकते जब तक पूरा टॉपिक ना तैयार हो, इसलिए MCQs एंड पे कराए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, IAS 36 है जी इसका नंबर, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड। बहुत आसान स्टैंडर्ड है, वन ऑफ द इजीएस्ट स्टैंडर्ड्स। 23 क्या I16 पे भी यही कहा था? तो I16 क्या मुश्किल था? 23 के बारे में ही कहा था? नहीं कहा होगा, लेकिन अच्छा, वो 23 जेन में चल रहा था ना। तो IS 23 भी आसान ही है, ठीक है, लेकिन IS 36 तो पहले से ही आसान है। चलें जी, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपके साथ मैं थोड़ी सी डिस्काउंटिंग को रिवाइज करना चाहूँगा। थोड़ी सी डिस्काउंटिंग को रिवाइज अब कर लें, ज़रूरत पड़ गई अब हमें इसकी। सिंपल डिस्काउंटिंग और एन्युटी डिस्काउंटिंग, दो तरह के आपने डिस्काउंटिंग को पढ़ा हुआ है अपने QM में, मैथ में, ये PRC के अंदर पढ़ के आते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ जी, ये 1 जनवरी 2020 पे आप खड़े और चार साल हैं, मतलब कैश फ्लोज जो फैले हुए हैं 4 साल पे 50-50 रुपए का किराया है मसलन, जो आप ये कैश फ्लोज हैं जो आपको नेट कैश फ्लोज आने हैं। आप मौजूद हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2020। अब ये सारे कैश फ्लोज को आप लाना चाहते हैं 1 जनवरी 2020 पर, तो एक है सिंपल डिस्काउंटिंग, जिसमें आपने हर कैश फ्लो को इंडिविजुअली डिस्काउंट करके लाना होता है। और फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट, बेसिकली ये फ्यूचर, आप यहाँ पे मौजूद हैं 1 जनवरी 20 पे, तो ये 31 दिसंबर 20 है, ये 31 दिसंबर 21 है, ये 31 दिसंबर 22 है, ये 31 दिसंबर 23 है, और ये जो है ये फ्यूचर ईयर्स हैं। आप खड़े हैं 1 जनवरी 20 पे, तो अगर आपने 1 जनवरी 20 पे इन सबको बुलाना है तो इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है जी? फ्यूचर वैल्यू को पकड़ें, फ्यूचर वैल्यू मैंने FTV लिखा है, वरना FV लिखूं तो आप फेयर वैल्यू ना समझ लें, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस I या R लिखते, पता नहीं आप क्या लिखते थे, R रेट, I रेट को ही कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट I से कह लेते थे, 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस N। हेयर N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कहना चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है जी। अब कर लेते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है जी 1 जनवरी 2020 पर। अब आपने कहा भाई 50 ज़रा आना, तो 50 इंटू 10% रेट अज्यूम कर लेते हैं, तो 1 प्लस 10%, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1 प्लस 0.1 या फिर अल्टीमेटली 1.1, तो मैं डायरेक्ट 1.1 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, तो 1.1 रेज टू पावर, भाई 50 इधर आना, कितने, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरे वाले को बोला 50, ये ज़रा दूर था ना, जोर की आवाज़ देनी पड़ी, है जी। तो 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2। अब तीसरे के बारे में, आवाज़ तो उसको जा नहीं रही, 50 आवाज़ें दे रहे बड़ी मुश्किल से, तो जैसे गांव वगैरह में आवाज़ वैसे पहुंच रहे, ऊ करते रहते हैं जी, कि कोई ऊ तो सुनाई दे रहा है कहीं से दूर से। इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, और
इसको तो फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो जितना दूर है वट्टे मारे, आवाज़ जा नहीं रही, तुम्हारा वट्टा पहुंच जाएगा जी। फिर तुम कहते हो मेरा कैलकुलेटर गुम गया। अच्छा जी, इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4, ये सीखा हुआ है बच्चों? थोड़ा रिवाइज हुआ? बोलो जी, क्या आंसर है? 150.49, ठीक है जी। अच्छा, अब किसी ने आओ कहा कि यार एक और फार्मूला भी होता था जिसमें आप ये काम ज़रा सहूलत से कर लेते थे, या आपने जो डंकी वर्क किया है इसकी बजाय आप एन्युटी का फार्मूला लगा लें। तो आपको ख्याल आया कि हाँ, एक ऐसा भी कुछ होता था, लेकिन उस एन्युटी के फार्मूला को लगाने के लिए कुछ शराइत भी हुआ करती थी। एन्युटी के फार्मूला की शराइत क्या होती थी? मल्टीपल कैश फ्लोज हों, एक नहीं, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों, सेम अमाउंट के हों, सेम इंटरवल के हों, सेम इंटरवल से आ रहे हों। रेगुलर कैश फ्लोज भाई कह रहे थे आसान अल्फाज में। तो बहरहाल एन्युटी के लिए शराइत क्या है जी? मल्टीपल कैश फ्लोज हों, एक नहीं, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों, और सेम अमाउंट के हों, और सेम इंटरवल से हों। ये तीन शराइत अगर पूरी हो रही हों तो आप एन्युटी का फार्मूला लगा सकते हैं। एन्युटी का फार्मूला क्या था जी? एन्युटी का फार्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो आपने फ्यूचर वैल्यू पकड़नी कैश फ्लोज की। प्रेजेंट वैल्यू होगी जी फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय आई। कुछ याद आया थोड़ा सा? चलो शुक्र है, याद माजी यहाँ अजाब नहीं है। हाँ, अल्लाह ना ही छीने आपका हाफ़ज़ा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पर जो n है, इस n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कैश फ्लोज। कितना है क्या जी? नंबर ऑफ कैश फ्लोज। जी हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं, नंबर ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पीरियड ही ठीक है यहाँ पे, कि आप कितने पीरियड्स पीछे बुलाएंगे। और यहाँ पर n जो होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ कैश फ्लोज। क्या मतलब अगर मंथली कैश फ्लोज आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मंथली रेंटल होगा, ठीक है। तो 4 साल में 48 कैश फ्लोज आएंगे, तो -48। अगर हाफ ईयरली हैं तो फिर हर साल में 2 किराए, तो 4 साल में 8। क्वार्टरली हैं, हर साल में 4 किराए, तो 4 साल में 16। ईयरली हैं तो फिर 4 ही हैं। तो नंबर ऑफ कैश फ्लोज आते हैं। अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी 2020 पे हमने निकालनी है जी, एन्युटी का फार्मूला लगाकर। तो 50 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर, कितने किराए हैं जिनको डिस्काउंट करना है? 5 बेटा, 5। कितने किराए? 4 वाला कौन है? देखो भाई हमने 1 जनवरी 20 पे लाना है, और ये किराया भी 1 साल आगे पड़ा है। आप शायद ये बात कर रहे हैं कि पहला किराया 1 जनवरी 20 को ही आ जाए, वो एडवांस का केस है, वो आपके FAR में कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया, ना आएगा, वो आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये डिस्काउंटिंग कैश लो खामोश भी हो तो हम पीरियड के एंड पे अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो -5 डिवाइड बाय 0.1, आंसर बताएं। 1 क्या गलती की है? अच्छा, तो किराए ही 4 थे? ओहो, अच्छा, मैं सॉरी भाई, मैं तो आपको पकड़ लिया, मुझे लगा ये 5 किराए हैं। अच्छा, वो वैसे 4 क्यों, मुझे क्यों लगा शायद 5 किराए हैं, तो भी एक सूरत होती है कि 4 आ रहा हो एन्युटी के फार्मूला में, क्योंकि वो एक किराया पहला डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन वो फिर अलग लिखते होते हैं। सॉरी 4 किराए थे जी। बोले आंसर सेम ही आना है, 158। ओ आई एम सॉरी 0.49 ही लिख दूँ? तो लें जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इसको सीखने से पहले हमने डिस्काउंटिंग को रिवाइज किया।
फिर पहला यूज़ हो सकता है, फिर दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर शर्त लिखी है मैंने। एनविटी का फार्मूला अगर लगाना है तो कैश फ्लोज एक से ज़्यादा हों, एक जैसे हों, तब इंटरवल भी सेम हो। अगर इंटरवल आगे पीछे हो तब भी फिर थोड़ा फरकारी लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं लगता है एनविटी का फार्मूला। आगे देखेंगे इंशाल्लाह आप। जी बेटा। हाँ जी, क्योंकि बेटा ये है 1 प्लस आई और ये है आई, ऊपर है 1 प्लस रेट, या नीचे सिर्फ रेट है। जी ये है ना क्यूएम में, तो मतलब था 200। अच्छा जी सुने, अब एक सवाल है, सवाल तो वही है जो आपके सामने है, ठीक है, लेकिन उसको ज़रा समझाने के लिए पहले मैं ऐसे गपशप लगाने लगा हूँ। हमने एक एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2000, अब एसेट पे वापस आ जाए। 1 जनवरी 2020 पे हमने एक एसेट खरीदा था और उसकी कॉस्ट थी 200। ये जब आपने खरीदा होगा इसकी एंट्री आपने क्या की होगी? पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। अच्छा, ये आपने खरीद लिया जी, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और इसकी यूज़फुल लाइफ है जनाब 5 साल और मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो आपने इसको डेप्रीशिएट करना शुरू कर देना है। आपने 200 रेजल वैल्यू निल है, डिवाइड बाय 5 किया, आंसर क्या आया? 40 रुपये की डेप्रीसिएशन चार्ज की, तो 31 दिसंबर 2020 पर इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है? 160। फिर 1 साल और आपने डेप्रीशिएट किया, तो 31 दिसंबर 21 पर इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है? 120। बुक वैल्यू आ गई जी 120। अब ये जनाब एक बच्चा था मेरा उस क्लास में, जब मैंने ये एग्जांपल लिखी थी, नाम तो उसका नबील है। कोई नबील हमारी क्लास में नहीं है? चलो है, उधर है हाइब्रिड में, कोई नहीं है। अच्छा बाहर, ये नबील मेरा एक स्टूडेंट था जी, ठीक है जी। और नबील ना पढ़ता को नहीं था, ख़ास पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, तो घर वालों ने उसको कहा कि चलो ठीक है पढ़ तो साथ साथ रहे ही हो, एक बस उसको लेके दे दी कि चलाएगा ड्राइवर, संभालेगा कंडक्टर, सिर्फ ये है कि यहाँ पे जाके हर 2-3-4 दिन बाद जाके हिसाब किताब ले लेना, टेक केयर, कारोबार शुरू करा दिया उसको। अब नबील की ये बस है जो चलती है, वो मर्दान का था मेरे ख्याल में स्टूडेंट मेरा, तो मर्दान से लाहौर का टाइम हमने चलाया था जी। स्पेशल टाइम जो है वो सुबह नमाज के बाद वहाँ से मर्दान से निकलता है, पहला टाइम लाहौर आता है, और फिर यहाँ से कोई 3-4 बजे निकलता है और रात को पहुँच जाता है, ठीक है जी। अब ये बस 2 साल चल चुकी है। अब ये बस की बुक वैल्यू है कितनी? 120। अच्छा, अब ये बस हमें 2 तरह का फ़ायदा दे सकती है, बताएं कौन कौन सा? आज खड़े होकर ये बस ईयर एंड पे ये बस हमें 2 तरह का फ़ायदा दे सकती है। आज बेच दें या आज फैसला करें इसको यूज़ करना है, तो फिर फ्यूचर में यूज़ करके इससे फ़ायदा आएगा। कोई भी एसेट आपको 2 तरह का फ़ायदा, आपने मुर्गी रखी हुई है, 2 तरह का फ़ायदा दे सकती है। आज उसको ज़िबा करके खा लें या उसको रखें और अंडे खाएं। भैंस रखी हुई है, 2 तरह के फ़ायदे दे सकती है। आज उसको ज़बा कर दें, गोश्त खाएं, उसको रखें और दूध पिएं। आपकी कार है, 2 तरह के फ़ायदे दे सकती है आपको, आप उसको ऊबर पे चलाएं या आज बेच दें, ठीक है ना। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना, यूज़ तो खुद तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दूध वाला भी बिजनेस है, अंडों वाला भी बिजनेस है, ये जो है वो गाड़ी वाला भी बिजनेस है। तो कोई भी एसेट आपको 2 तरह के फ़ायदे देने के लिए तैयार होता है, या उसको आज ही बेच दें या उसको
आप इस्तेमाल करें और फ्यूचर में उससे कैश फ्लोज कमाएं। बड़ी अहम बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, जो ये गाड़ी है, ये बस है, असल में एक मसला आ गया है, वो मसला मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। रिमेनिंग लाइफ 3 साल, वो ये कि अगर ईयर एंड पे खड़े होकर मुझे ये डिसीजन लेना पड़े दो चीज़ों को कंपेयर करके कि जी मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा, पहले यहाँ पे कर लेता हूँ। देखें जी, आज बेच दें, आज हम अपनी ये बस आज बेच दें, अगर हम अपनी बस आज बेच दें तो हमें क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू, लेकिन कॉस्ट टू सेल इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आया। IAS 16 में भी हमने फेयर वैल्यू देखी थी, उसमें कोई कॉस्ट टू सेल वगैरह माइनस नहीं कराई थी, जो रीवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। IAS 40 में भी हमने फेयर वैल्यू देखी थी, ईयर एंड पे उसका एसेट को उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाओ, उसमें से भी कोई कॉस्ट टू सेल उसने माइनस नहीं कराई थी। हर स्टैंडर्ड का ना अपना मिजाज है। यहाँ पे भी मैं फेयर वैल्यू देख रहा हूँ, किसी और मकसद के लिए देखनी है, लेकिन देख रहा हूँ यहाँ पर बहरहाल IAS 36 क्या कहता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करके आप नेट, मतलब मिसाल के तौर पे हमने अगर ये AC हमारे पास पुराना पड़ा है जी, हमने अगर इसको बेचना है तो अगर हम इसको इचरे बाजार जाकर बेचते हैं तो ये 1.5 लाख, ये सेकंड हैंड है, ये 50-60 हज़ार का बिक जाएगा। किसी ने हमें कहा भाई इसको ठोकर पे जाकर बेचो, वहाँ पे बड़ी मार्केट है इसकी, तो ये जनाब आपका 1 लाख का भी बिक सकता है। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पे बेच दें या ले जाएं ठोकर? लेकिन ठोकर ले जाने का 5,000 किराया भी लगना है। तो फिर नेट में हमें क्या मिला? 100 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 5 यानी 95। ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं तो अपने सवाल का डेटा भी चोरी कर रहा हूँ ना, साथ साथ ताकि सवाल भी हो जाए, गपशप भी हो जाए। आज अगर हम इस बस को बेच दें तो 95 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये जो बस हमारी है ये लाहौर की मार्केट में अच्छी नहीं बिकनी, इसको गुजरांवाले ले जाके बेचेंगे तो वहाँ पे फिर वो गुजरांवाला से सियालकोट वाले रूट पे अब चल लेगी, ज़रा पुरानी हो गई है, मोटरवे वाले रूट पे अब नहीं चलनी, ठीक है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वहाँ पर ये 95 की बिकेगी, लेकिन वहाँ तक लेके जाना है तो वहाँ फ्यूल का कॉस्ट भी रास्ते की हमें आनी है, वहाँ पे रास्ते में टोल टैक्स भी दे के जाना है, वहाँ जाके किसी बंदे को कमीशन भी देना पड़ेगा। ये सब क्या है? कॉस्ट टू सेल। इसकी स्टैंडर्ड में से पढ़ लेंगे कॉस्ट सेल किसे कहते हैं। फिलहाल सादा बात, जो ज़रूरी खर्चा था एसेट को बेचने का, तो 5 रुपये इसके ऊपर क्या आ जाना है जी? खर्चा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो आंसर क्या आ गया? 90, मतलब के 90। लो जी 90 आ गया, 90 सवारी 90 ना 90 वाला 90। अच्छा, तो इस बस की सवारियों की बात होती थी। आज बेच दें तो 90 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आप इस एसिड को इस्तेमाल करें तो ये एसिड आपको क्या वैल्यू जनरेट करके देगा? इसको कहते हैं वैल्यू ड्यू टू यूज या वैल्यू बाय यूज, और स्टैंडर्ड ने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज क्या है? अब अगर आपने इस एसिड को यूज करना है बेटा, तो आप मतलब इस बस को चलाना चाह रहे हैं, अगर आप इस बस को चलाते हैं तो हर साल आप 65 20 10 2, हर साल आप 65 रुपए का किराया कमाएंगे। ये डिफरेंट भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये सेम है मेरी एग्जांपल में। लेकिन ये किराया कमाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। बस चलेगी तो फ्यूल कॉस्ट भी इनकर होगी, बस को चलाने वाले ड्राइवर को सैलरी भी देंगे आप, और कंडक्टर को सैलरी भी देंगे आप, और रिपेयर मेंटेनेंस भी कराएंगे आप। कभी टायर बदली हो रहे हैं, कभी ऑयल बदली हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। रास्ते पर चलते हुए टोल प्लाजा पे टोल टैक्स भी देंगे आप। तो ये तो इनफ्लोज हैं जो अगले 4 साल में, 3 साल जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें इस एसिड ने आपको कमा के देने हैं। लेकिन इनको कमाने के लिए आपको 20-20 रुपए का कैश आउटफ्लो भी करना पड़ेगा।
तो नेट कैश फ्लो क्या है? इनफ्लो है। नेट कैश फ्लो इनफ्लो है, नेट में इनफ्लो है, तभी तो वैल्यू है इन यूज। अगर नेगेटिव हो तो फिर तो हम बेच दें, फिर कौन सी वैल्यू इन यूज है। अच्छा खैर, कितने रुपए आ गए? 45। यानी अगर आप आज इसको फैसला करते हैं कि बेच दें तो आप कितने पैसे उससे आपको आ जाएंगे? 90। और अगर आप इसको अगले 3 साल जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है यूज करते हैं तो ये आपको कमा कर देगा कितना जी टोटल? हाँ जी। अब मुझे बताओ 135 और 90 में से क्या बेहतर है? भाईजान आपको कहना चाहिए था ये कंपेरेबल ही नहीं है, हद हो गई, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। 135 और 90 क्या कंपेरेबल हैं? मैंने पूछा 135 बेहतर या 90, आपने कहा 90। कैसे कह लिया? ओह सॉरी 135 कैसे कह लिया आपने 135 बेहतर है? 90 तो पड़ा हुआ है 31 दिसंबर 21 में, जबकि ये 135 तो है अगले 3 साल। ये 31 दिसंबर जो अभी आया नहीं, 22, 31 दिसंबर 23, क्या आज वाला क्या 1 साल बाद वाला 45 भी आज वाले 45 के बराबर होगा? 2 साल बाद वाला, 3 साल बाद वाला, तो फिर कैसे कंपेयर करूं मैं? मुझे कंपैरिजन करना है, आज खड़े होकर ये फैसला करना है मैं इस गाड़ी को बेचूं। अच्छा बेचेंगे या नहीं बेचेंगे ये बात नहीं हो रही, फिलहाल सिर्फ कंपैरिजन करके बेहतर वैल्यू पता लग जाए ये निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो मैं अगर फैसला आज मैं देखना चाह रहा हूं कि इस एसेट को बेचूं या इसको इस्तेमाल करके अगले 3 साल इससे फायदा कमाऊं, तो बेचूं वाली वैल्यू तो पड़ी हुई है 31 दिसंबर 21 पे यहां पे, ठीक है। लेकिन ये खड़े हम यहां पे हैं, ये ध्यान में रखना, ये आप यहां खड़े हो इस वक्त, यहां पे खड़े हैं, 2 साल तो गुजर चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता हूं अभी कि क्या वजह बनी है, क्या चक्कर हो गया, ये क्या मसला हो, ये मैंने बताया नहीं है। मैं क्या कह रहा था, कोई भी एसेट आपको 2 तरह के फायदे दे सकता है। आज बेच दो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल मिलेगी, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिलेगी। आज ना बेचो, इसकी रिमेनिंग लाइफ में इसको यूज करो। अब यूज से कैश फ्लोज आते हैं, इनफ्लोज, और उनको अर्न करने के लिए, उन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए कुछ आउटफ्लोज भी होते हैं, ठीक है। उन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए कुछ, तो नेट में आपको ये इनफ्लोज आ गए। अब अगर मैं आज खड़े होकर ये फैसला करना चाह रहा हूं कि मैं इसको बेचूं या इस्तेमाल करूं, तो 90 के साथ ये 135 कंपेरेबल नहीं है। कैसे कंपेरेबल बनेगा? इन फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके इसी तारीख पे ले आए। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो दरअसल वैल्यू इन यूज जो है ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मतलब मैंने आपको बताया। वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जाहिर है नेट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, ठीक है जी। अब कर लें जी, ये भी करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी। इधर देखो जी, यहां पे छोटी सी वर्किंग करते हैं। आप 3 कराए, एनओडी का फॉर्मूला लगा दूं? बोलो। ओहो एक चीज रह गई, ठहरो। और दूसरी चीज क्या थी? हाँ, लाइफ के, नहीं ठहर जाओ, लाइफ के एंड पे जब तीसरा साल, इसका मतलब 5वां साल एंड होगा, तो हम फिर इसको कबाड़िए के भी बेच दें तब भी बिकी जाती है ना चीज। तो एक्सपेक्टेड है कि लाइफ के एंड पे, वो ये मैं भूल गया था, ये भी पड़ा हुआ है, 10 रुपए आएंगे, लेकिन उस वक्त भी 2 रुपए कॉस्ट टू सेल होगी। तो ये क्या कहते हैं जी? अल्टीमेट डिस्पोजल से क्या मिलेगा हमें? नेट में 8। तो ये भी तो पड़ा है। अच्छा, अब मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आज हम इसको बेच दें तो हमें क्या मिलेगा? 90। और अगर हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करके 135 आया, और ये 8 भी तो आना है ना एंड पे बेच कर। कितना बना टोटल? 142 रुपए नहीं है कंपेरेबल 90 से। इस 142 को 90 कंपेरेबल करना है तो क्या कर लें, इनको अब 45 पे लगा लें, एनवीटी का फॉर्मूला, लेकिन इस पे क्या लगाओगे? सिंपल। तो कर लो जी, 45 तो 45 इंटू इंटरेस्ट रेट नहीं पता, वही मैं बताता हूं आपको, तो सवाल का पता नहीं, 15%।
वैसे आप भी देख रहे हैं सवाल, मैंने अंदाजा लगा लिया। 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस कितने कराए हैं 3 डिवाइडेड बाय 0.15। हाइब्रिड वाले स्टूडेंट ये पता है ना ऊपर 1.15 और नीचे 0.15 क्यों है अब। अच्छा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस 45 यानी कि ये 135 की प्रेजेंट वैल्यू प्लस ये जो बेचारा 8 है इसको 1.15 करके 3 साल पीछे बुलाएं जी। और ये सारे ब्रैकेट का आंसर क्या है 10। अब ये कंपेरेबल है, अब ये कंपेरेबल है। अब मुझे बताओ कोई बिजनेसमैन अगर इस दोराहे पे आके खड़ा हो जाए, दोराहा कहते हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं, इस दोराहे पे खड़ा है कि अगर वो आज एसेट को बेचे तो 90 रुपए मिल रहे हैं और अगर उसको 3 साल अगले इस्तेमाल करके फिर उसको बेचे तो उसको आज के इक्विवेलेंट 108 रुपए अर्न करते हुए नजर आ रहा है वो, तो क्या बेहतर है। ठीक है, यानी दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई बातों बातों में, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा वैल्यू इन यूज। ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का कंपैरिजन है और इसमें से हायर को सिलेक्ट करना है, इसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहते हैं जी, मैंने क्या बोला सबसे पहले था आपको कि कोई भी एसेट आपको कोई भी एसेट दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है, तो हम कौन सा फायदा लेना चाहेंगे, जो इन दोनों में से हायर हो, तो वही उसकी है मैक्सिमम रिकवरी, वही उसका मैक्सिमम फायदा है जो हम ले सकते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन असल में मैं आपको सिखा रहा था। रिकवरेबल अमाउंट क्या है जी, रिकवरेबल अमाउंट इज, अभी आया 36 शुरू नहीं हुआ, मतलब अभी वो टेस्ट लगाना है जिसकी बात होनी है। तो रिकवरेबल अमाउंट है जी ये क्या, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, इज हायर ऑफ 1 or 2, is higher of fair value less cost to sell और value in use। तो हायर क्या बना जी 108, तो 108 क्या बन गया फिर वैल्यू इन यूज। जी जी ये क्योंकि एक जैसे थे, आप इसको भी सिंपल कर लें, एक 45 को 1 साल पीछे बुलाएं, फिर इस 45 को 2 साल, फिर इस 45 को 3 साल, फिर इस 8 को 3 साल, फिर वहां पे 45 जमा 8 भी कर सकते थे आप, किसी भी तरह से 108 पे पहुंच जाए, मुझे मसला नहीं है। ओके अच्छा ले जी, ये हमने क्या निकाला है जी, वैल्यू इन यूज। क्या निकाला है जी, अब वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो हायर है वो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। क्या है जी, मैक्सिमम ये एसेट जो हमें फायदा दे सकता है वो क्या है 108। अब एकदम से ना ऊपर नजर पड़ी तो किताबों के अंदर ये किस पे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एसेट ओवर स्टेटेड है। क्या है, अब आपने काम पहले किया हुआ है उसी के साथ जोड़ के मैं ये करवाऊंगा तो ये खत्म, ये कुछ नया नहीं बनेगा। आपने IS 2 पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड क्या कहता है, इनिशियल मेजरमेंट इन्वेंट्री किस पे करो, कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, कॉस्ट पे। अब वो इन्वेंट्री तो डेप्रिशिएट भी नहीं होती है, ईयर एंड आ गया तो वही कॉस्ट उसकी क्या पड़ी होती है, बुक वैल्यू, तो इसीलिए उसको कहते हैं कॉस्ट। ऐसे ही ना, कॉस्ट है बुक वैल्यू एक ही बात है ना। अब ईयर एंड पे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ऐसा ही है। हमने पढ़ा था IS 2 में, IS 2 ने कहा था कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट, इन्वेंट्रीज आर शोन इन बैलेंस शीट, ही मतलब होता है ना वैल्यूड एट आर शोन इन बैलेंस शीट inventories are shown in balance sheet at lower of cost और NRV, ऐसे ही है। तो आज नई चीज सुनो फिर, IAS 36 कहता है PPE इंटेंजिबल्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाला
ठीक है, एसिड्स, ये नॉन करंट एसिड्स की बात कर रहा है, ये इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता स्टैंडर्ड, ठीक है। तो IS 36 क्या कहता है, IS 36 कहता है, मैं नॉन करंट एसिड्स लिख दूं जरा, नॉन करंट एसिड्स आर शोन इन बैलेंस शीट एट लोअर ऑफ, अब कॉस्ट की जगह इसकी पे क्या आ रही होती है, बुक वैल्यू, और NRV रिकवरेबल अमाउंट, NRV क्या है जी, रिकवरेबल अमाउंट। तो कुछ नया नहीं आपको लगा, जिंदगी सुकून में आ गई। मसलन आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 रुपये, उसकी NRV है 120, तो वैल्यू क्या होगी, 100 बेटा, 100, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूं कह लूं, नो NRV लॉस, ऐसा ही है। तो NRV लॉस या तो होगा या नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो बनाते हैं, कॉस्ट है 100, NRV भी 100, तो वैल्यू क्या है, अगेन नो NRV लॉस, क्योंकि NRV लॉस का मतलब फ्यूचर लॉस है ना, ठीक है, फ्यूचर लॉस। फ्यूचर लॉस का मतलब क्या है, आपने 100 की चीज खरीदी है, वो फ्यूचर में 100 या उससे ज्यादा की बिके तो लॉस तो कोई नहीं है। NRV लॉस कब आता है, जब आज आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, फ्यूचर में वो 120 की नहीं बल्कि 80 की बिकने जा रही है। अब देखो ना, 100 वाली चीज फ्यूचर में 150 की बिकनी है, तो क्या करते थे, 150 पे बुक करते थे उसको, फ्यूचर के गेन को बुक नहीं करते। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था फ्यूचर के लॉस को आज बुक करो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ना हुआ। तीसरा सिनेरियो क्या बना, आपकी कॉस्ट जो थी ये 100 थी, लेकिन पता नहीं डैमेज हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, जो भी था, इन्वेंट्री की NRV क्या आ गई, अब वैल्यू क्या बनेगी, अब 90। अब वैसे आपकी किताबों में ये एसेट किस पर नजर आ रहा था पहले, कॉस्ट पे, तो उसको उठाकर लाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NRV लॉस ऑफ 10, NRV लॉस ऑफ 10। कैलकुलेशन का तरीका सिखाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई NRV लॉस नहीं, कोई NRV लॉस नहीं, और फिर NRV लॉस। इसका मतलब ये हुआ, आपकी कॉस्ट 100 है, किताबों में आपकी ये इन्वेंट्री नजर आ रही है 100 पे, अगर इसकी NRV 100 से ऊपर है तो डू नथिंग, NRV 100 या उससे ऊपर है तो डू नथिंग। मसला कब आएगा, जब आपकी कॉस्ट तो 100 है, NRV कितनी हो गई, तो इसका मतलब फ्यूचर में आपको लॉस होता नजर आ रहा है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस लॉस को आज ही बुक कर लो, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जनाब मामला चलना है। वो अलग बात है कि कैलकुलेशन का तरीका मैं सिखा दूंगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही मामला चलना है। मसलन आपका एसेट बुक्स में नजर आ रहा है 120 पे, ठीक है जी, बुक वैल्यू यानी किताबों में किस पे नजर आ रहा है जी, 120 पे। इसकी रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम, इससे जो हम रिकवर कर सकते हैं फ्यूचर में, देखो ये जो आपने यहाँ पर जो 45 रखा हुआ है, क्या ये एसेट के कैश फ्लोज नहीं है, यानी ये एसेट ने आपको अर्न करके देने हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब देखो, इन्वेंट्री ने बिक के फायदा देना होता है, और नॉन करंट एसेट ने यूज होके चल के फायदा देना होता है। मिसलन ये हमारा प्लांट मशीनरी है, जैसे ये भाई की बस थी, और ठीक है ना। तो अब फ्यूचर में इससे हमें जो फायदा आना है वो लेट से 150 रुपए का है, तो भाई क्या करें, इसको कुछ ना करें भाई, फ्यूचर का फायदा इंशाल्लाह फ्यूचर में रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्यूचर गेन को बुक नहीं करते। तो फिर बुक वैल्यू अगर 120 है और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 150 है, तो फिर बुक वैल्यू 120 ही रहेगी, बुक वैल्यू 120 ही रहेगी। नो इम्पेयरमेंट लॉस, क्या बोला मैंने जी, हाँ, लफ्ज क्या है, स्टैंडर्ड का जो नाम है वो अब ले ही लिया हमने, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस या तो होगा तो नो इम्पेयरमेंट, या नहीं होगा।
इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, नो इम्पेयरमेंट लॉस। सिनेरियो 2 बनाते हैं जी। बुक वैल्यू आपके पास 120 थी एसेट की, रिकवरेबल अमाउंट भी 120 आ गई, यानी कि बराबर भी हो जाए तो बुक वैल्यू ही है। हमने एसेट को राइट डाउन नहीं करना, उठाकर कहीं लेके नहीं जाना, बस 120 पे ही नजर आता रहे, बस कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। ठीक है जी। लेकिन खतरनाक वक्त कब आ जाएगा, जब आपके एसेट की बुक वैल्यू हो 120 लेकिन रिकवरेबल अमाउंट आ जाए 108, जैसे हमारी आई। मैक्सिमम ये एसेट अब आपको फायदा क्या दे सकता है, तो फिर ये आपकी किताबों में ओवर स्टेटेड है। क्या है जी? तो फिर आप अपनी बुक वैल्यू को क्या कर दो, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट ही हुआ करती है दरअसल, क्योंकि जब उसने नीचे होना है बुक वैल्यू से तभी तो आपने उठा के उसको रिवाइज करना है। ठीक है जी। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे ले आओगे, यानी क्या करना है आपने, एसेट को राइट डाउन करके 108 पे लाना है। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होगा, और होगा कितना, 12 का। और इसकी एंट्री इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, यानी डेप्रिसिएशन जैसी एंट्री है। ठीक है, पर ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैंने पर्चे में सवाल करने का तरीका आपको सिखाया नहीं है, बस इतना याद रख लो। ये वैसे स्टैंडर्ड ने इस तरह से नहीं लिखा हुआ, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए इस तरह से करा दिया ताकि आपको कुछ नया याद ना करना पड़े IS 36 के अंदर। क्योंकि दो चीजें हैं ना, रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या देखना है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल और वैल्यू इन यूज। तो फिर यहाँ पे मैंने लोअर ऑफ का लफ्ज लिखा है ताकि आपको इन्वेंट्री के साथ मैच होकर ये मिक्स ना करे। तो नॉन करंट एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट एट लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर तो बुक वैल्यू लोअर है रिकवरेबल अमाउंट से, तो बुक वैल्यू लोअर पर पहले ही पड़ा है डू नथिंग, बुक वैल्यू में पहले ही पड़ा है तो डू नथिंग। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी रिकवरेबल अमाउंट लोअर आ जाती है, तो क्या लग रहा है, जो कॉस्ट आपने भरी थी अभी उसमें से भी एक्सपेंस आउट होना 120 बाकी है ना, बुक वैल्यू फ्यूचर की डेफिनेशन कहते हैं ना, लेकिन वो उतने पैसे भी रिकवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है एसेट। इसकी कुछ वजूहात होती हैं, वजूहात की बात ही मैंने नहीं की, अभी वो करता हूं। ठीक है, तो अगर वो उतनी भी वैल्यू कवर करता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो एसेट अब ओवर स्टेटेड है, फ्यूचर में लॉस आएगा। यानी आपने मसलन देखो ना, आपने 200 रुपए की कॉस्ट इनकर की थी और फ्यूचर में आपको था इससे आप मसलन 300-400 रुपया कमाएंगे। 200 में से आपने कुछ कमाई कर ली होगी, लेकिन इसकी वैल्यू भी लूज हो गई और अब इस वक्त 120 की वैल्यू पे किताबों में पड़ा था। अब फ्यूचर में ये 120 से ज्यादा कमा कर देगा, तब हमें इससे फायदा होना है। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम इससे रिकवरी कितनी होनी है, मैक्सिमम 108। तो इसका मतलब फिर ये क्या हो गया, ये इंपेयर हो गया। ये क्या हो गया, तो फिर सुनो, नॉन करंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एट लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। भाई बोर्ड मिटा दो, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और, तो लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट है। तो अब हमने पहले केस में देखा बुक वैल्यू 120 है, रिकवरेबल अमाउंट 100 वट एवर 120 से ऊपर है। हमने कहा इसमें तो लोअर क्या है, बुक वैल्यू, लोअर क्या है, तो फिर वो तो पहले ही बुक वैल्यू में पड़ा है, डू नथिंग, नो इम्पेयरमेंट लॉस। जैसे नो NRV लॉस आता था, कुछ नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा केस बराबर है। तीसरा केस, असल में तो दो ही होने चाहिए थे, चलो मैंने बीच में वैसे लिख दिया जी। बुक वैल्यू आपकी 120, रिकवरेबल अमाउंट 100। अब हमने क्या असूल याद किया है कि हमने रखना है अपने नॉन करंट एसेट को एट लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। तो अब बुक वैल्यू लोअर है या रिकवरेबल अमाउंट, अब चूंकि एसेट आपका पड़ा बुक वैल्यू पर है तो रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ेगा। ये देखो, इन्वेंट्री 100 की कॉस्ट पे पड़ी है, NRV 120 है, हम क्या कह रहे हैं, लोअर पे रखो। तो लोअर क्या है, तो कॉस्ट पे तो पड़ा है, डू नथिंग, कॉस्ट पे तो पड़ा है, डू नथिंग। कॉस्ट कितनी है, 100, NRV क्या है। अब लोअर पे रखना है, तो हमारी किताबों में इन्वेंट्री किस पे पड़ी है, कॉस्ट पे, तो राइट डाउन करके इसको लाते थे NRV पे, राइट डाउन करके इसको लाते थे NRV पे। ये गलत तीर लग गया, राइट डाउन करके इसको लाना है किस पे, तो 10 रुपए का क्या रिकॉर्ड करना है। ये इन्वेंट्री 90 पे कैसे आएगी,
एनआरवी लॉस, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में हम एंट्री अगर करें तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कम करते थे एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट को किताबों में रखना है, एसेट ओवरस्टेट ना हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था, बचपन में पढ़ी होगी आपने डेफिनेशन, एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो, लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करो, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट ना करो, इनकम्स को ओवरस्टेट। बात तो यही है ना, मकसद तो यही है। तो ये एनआरवी टेस्ट किस लिए लगाते थे, हमारा एसेट ओवरस्टेट ना हो जाए, फ्यूचर का लॉस आज ही बुक कर लो, ये ओवरस्टेट ना हो जाए, किताबों में ओवरस्टेटमेंट ना हो। ठीक है, हकीकत बताओ बंदों को। अच्छा, गेन के केस में नहीं, हकीकत वो लॉस के केस में थी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर के, तो ये भी वही है। तो नॉन करंट एसेट को शो करेंगे किस पे, लोअर ऑफ। मैं बार बार बोल रहा हूं, IAS 36 ने इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर ये ना बताऊं तो आपको इसमें भी खाम खा परेशानी होती रहती है। अब जिंदगी आसान हो गई है ये जुमले से। क्या पहले पढ़ा हुआ था ना IAS 2 वाला, उसी में फिट कर दी दो चीजें, अब IAS 36 तैयार हो गया, अब गलती नहीं लगेगी इसमें। हमने नॉन करंट एसेट को किस पे रखना है, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अब बुक वैल्यू 120 है, रिकवरेबल अमाउंट अगर 150 है, तो लोअर क्या है, तो वो किस पे पड़ा ऑलरेडी, 120, तो कुछ भी नहीं किया, नो इंपेयरमेंट लॉस। बुक वैल्यू कितनी है, 120, रिकवरेबल अमाउंट निकालते होते हैं हम, निकाली तो कितनी निकली, अब लोअर क्या है, अब हमारा एसेट किस पे पड़ा है और हमें उठा के उसको किस पे लाना है। अगर हमने उठा के उसको 108 पे रहना, तो इसको भी कहते हैं राइट डाउन करके इसको रिकवर, राइट डाउन करके एनआरवी पे लाना, राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना। राइट डाउन करने से एनआरवी लॉस का आना, राइट डाउन करने से इंपेयरमेंट लॉस का आना। ठीक है, तो मैंने जरा थोड़ा सा इसको मैच कराया ताकि कुछ नया ना महसूस हो। अब नई चीज क्या थी इसमें, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, बोलो जी, रिकवरेबल अमाउंट क्या है। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, यानी कोई भी एसेट आपको दो तरह का फायदा दे सकता है। स्टैंडर्ड बस इतना सही था। अब इसके अंदर बस ये देखना है हमने आगे चल के कि अगर रीवैल्यूड एसेट है तो उस पर इंपेयरमेंट कैसे चार्ज करनी है। फिर आगे देखना है अगर कल को चल के इंपेयरमेंट का रिवर्सल आ जाए तो क्या करना है। इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड इतना ही था बहरहाल। ठीक है ना, ये बात समझ आई है कि नहीं। अब प्रॉपर तरीके से सवाल एक कर लेते हैं। पहला यही वाला सवाल है, लेकिन अब इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो ये जो मैंने वर्किंग की है, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप यूं लिखें, आप यूं लिखेंगे जी, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 120, रिकवरेबल अमाउंट 108, और इन दोनों का डिफरेंस लेकर आपने कहा जी ये क्या है, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, जी, और इनकम होगी। लॉस किसे कहते हैं आपके यहां, हमारे यहां भी। लो भैया, इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, और इसी को आप यूं भी कर सकते हैं प्रेजेंट, बुक वैल्यू 120, एक लाइन छोड़कर लिखो रिकवरेबल अमाउंट। अब ये देखो, मैं यूं कहता हूं बुक वैल्यू ही लिख लेंगे अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हुई तो। जैसे मसलन पहला केस, पहले केस में इंपेयरमेंट लॉस 0 आना था ना, बोलो हम पहला केस हो तो हम कहते हैं जी बुक वैल्यू 120 है, रिकवरेबल अमाउंट तो 150 है, तो हमने तो ऐसे को रखना है लोअर पे, तो ऑलरेडी उस पे बुक वैल्यू लोअर है, उस पर तो पड़ा ही है, तो कुछ ना करो। इंपेयरमेंट लॉस बैलेंसिंग कितना आ गया, 0। इन दोनों वर्किंग के फॉर्मेट में फर्क क्या है पता है ना, वो बताता हूं दोबारा रिवाइज करते हुए, रीवैल्यूएशन जैसी बनाई है। अच्छा, ये केस बना तो क्या हुआ, बुक वैल्यू थी 120, रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई 108, हमने लिखना है 100 लोअर पे। अब लोअर क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, हमारा एसेट पड़ा है बुक वैल्यू पे, इसको उठाकर लाना पड़ेगा, यानी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये तरतीब से भी आंसर तो वही निकलना है। हाँ जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या है 108, तो 108 जो है उसको कंपेयर करेंगे तो बैलेंसिंग क्या आ जाएगा। अब ये दोनों ठीक है, याद है रीवैल्यूएशन में मैंने पहले दिन यूं लिखा था, बुक वैल्यू 95, फेयर वैल्यू 120, तो 25 का क्या आ गया, गेन। मैंने कहा था बुक वैल्यू फेयर वैल्यू गेन निकाल लो,
या बुक वैल्यू एक लाइन छोड़ के फेयर वैल्यू दरमियान में बैलेंसिंग गेन लॉस निकाल लो। दोनों में से इसको पसंद इसलिए किया था कि ये रनिंग वर्किंग आगे चलती चली जाती है, ये नहीं चल सकती। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर सिर्फ आपसे मांगे ना इंपेयरमेंट लॉस निकाल दो, तो आप क्या करोगे? बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस। क्या ऊपर लिख दिया ना जी? नहीं, 108 और ये 12, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपसे मांगे ना इंपेयरमेंट लॉस, तो आप ये भी कर सकते हैं, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट लॉस। वही काम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख दिया करेंगे, इससे थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। बहरहाल लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट आपने एसेट को शो करना है, ठीक है जी। सवाल शुरू करते हैं आप प्रॉपर तरीके से जी। जी वो रिवर्सल मैंने भी बोला ना कि पढ़ेंगे, 2 दिन बाद कहीं जाके बारी आएगी उनकी, मंडे को शायद पढ़े। कल इंशाल्लाह करेंगे ना एक्स्ट्रा क्लास, फिर भी ये रिवर्सल के अलावा करेंगे, रिवर्सल को फिर मंडे पे करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड। अच्छा जी, चलें आप जो तरीका सवाल का है वो क्या है। सवाल में कुछ नया है नहीं, पढ़ के देख लो। ये सवाल मैंने यहां से, हुआ क्या था, ये इंपेयरमेंट टेस्ट ऐसे नहीं कि हर साल लगा रहे होते हैं। असल में ना ये 2 साल गुजरने पर जो नबील भाई को टेंशन हुई थी ना, कि जो वो बुक वैल्यू को कंपेयर कर रहा था रिकवरेबल अमाउंट से, और रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को कंपेयर करके उसमें से हायर। ये क्यों कर रहा था? ये क्यों बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर रहा था? ये एक कंपेटिटर आ गया था 31 दिसंबर को, उसे पता चला कि एक कंपेटिटर आ गया है। मर्दान से लाहौर पर उसके एक हमसाये ने भी बस चला दी है। इसकी पुरानी ड्राइवर थी, उसने नई यू टोंग लेके चला दी है। तो जो ड्राइवर कंडक्टर पहुंचे हैं तो उन्होंने फोन किया 31 दिसंबर 21 की शाम को कि नबील भाई जरा आइएगा अड्डे पे, जल्दी आ जाइए। बस पहुंचे, वो हमसायों ने वहां मर्दान में यू टोंग चला दी है। अब शक तो पड़ गया ना कि जैसे पहले हम सोच रहे थे यहां पर हम अकेले ही हैं, ठीक है, तो मोनोपोली है। अब टेंशन तो पड़ गई ना। अब चेक कर लो कहीं आपका एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया, ये चेक कर रहे हैं तो ठीक है। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग में आपने 2 चीजें कंपेयर करनी होती हैं, बुक वैल्यू और जी। यार देखो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, अल्लाह आपको हिदायत दे। ये बीच में पूछने वाली बात है यार, कमाल करते हो वैसे यार आप लोग, थोड़ी सी सेंस भी होती है मेरे बच्चों, वैसे अमेजिंग हो आप लोग जी। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल नहीं करनी, डेप्रिसिएशन हर साल होगी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल नहीं करनी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब करनी है जब कोई इंडिकेटर हो कि कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। वो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, वो हमने थ्योरेटिकली पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकली भी टेस्ट करता है एमसीक्यूज के अंदर, सबसे ज्यादा बड़े फेवरेट है उसके, ये वाली बात। लेकिन फिलहाल तो सादा बात मैंने जैसे समझाना था स्टैंडर्ड कि क्या हुआ है, कंपेटिटर आ गया। कंपेटिटर आ गया तो अब शक पड़ गया है कि जैसे हम पहले नॉर्मल तरीके से यहां पे कमा सकते थे अब नहीं कमा पाएंगे। तो जो बुक वैल्यू किताबों में पड़ी है उसको कंपेयर किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। बहुत कम कर दिया भैया, बुक वैल्यू कंपेयर किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वैल्यू इन यूज। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग किसको कहते हैं? बुक वैल्यू को कंपेयर करना विद रिकवरेबल अमाउंट। अगर बुक वैल्यू और बल्कि यूं याद रखो, वो फिर मुश्किल हो जाता है। लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट पे रखना है, ठीक है। अगर बुक वैल्यू 120 और रिकवरेबल अमाउंट 130 होती तो हम किस पे रखते? और कोई इंपेयरमेंट लॉस ना होता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है ना। इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, या इंपेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता। इंपेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो रीवैल्यूएशन गेन है, वो अलग स्टैंडर्ड है। कितना आ गया जी? नील। और अगर ये सिचुएशन जो हमारी बनी है ये बन जाए तो फिर कितना आ गया जी? 12 रुपए का। तो आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग में कौन सी 2 चीजें कंपेयर करनी है? बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट।
रिकवरेबल अमाउंट निकालनी कैसे है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक हो गया, और वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। अच्छा, मेरा दिमाग अभी तक वहीं पे घूम रहा है, कुछ बच्चे ने क्या किया मेरे साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी हमारा, हम करने लगे हैं। फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू डाइवो बस, कहता है कैलकुलेट करो इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, फिर प्रिपेयर करो नोट, कैलकुलेट करो डेप्शन, पास करो जनरल एंट्रीज। ओए होए होए, ये सब कुछ करके छुट्टी होनी है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो। अब इसमें कुछ है ही नहीं असल में। प्रॉपर तरीका बताने लगा हूं बस। जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वर्किंग का तरीका सिखा रहा हूं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 34। अच्छा सुनो भाई, आवाज ऊंची कर दो यार। एसी को किस पे करना है, 23 पे कर दें भाई, नहीं किया था अभी तक। अच्छा सुने सुने जी, सुने सुने सुने, मैं वर्किंग का वही फॉर्मेट रख रहा हूं जो फॉर्मेट पहले दिन से चला आ रहा है एसिड्स का। क्या ख्याल है, हमने एसिड खरीदा था कब, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड। ये इसलिए कर रहा हूं कि इसी में ही इंपेयरमेंट रीवैल्यूड एसिड की भी हो सकती है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम क्या है, बस, बस मेरी बस होगी वैसे, एनफ। अच्छा आप देखो, हमने, पढ़ो सवाल जरा। यकम जनवरी 20 को ये बस खरीदी थी 200 की, इसकी लाइफ थी 5 साल, और ऑन 31 दिसंबर 21 a competitor came in market and it is appropriate for Nabil to test his bus for following relevant data in this regard is given as at 31 दिसंबर 21। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31 दिसंबर 21 की है, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स जाहिर है स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 21। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको वही यूज करके दिए थे, 65 20 10 2, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज 15%। अब हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी किस दिन है, तो क्या ख्याल है 31 दिसंबर 21 पे डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालना लें अपनी वर्किंग में, लें जी। 31 दिसंबर 2021 पर बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस 200/5 इंटू 2, डायरेक्ट निकल आएगी जी। बोलो जी, बस की बुक वैल्यू कितनी है, 120। बल्कि स्मार्ट ही करते हैं, आगे नोट शोट सब कुछ बना डालेंगे आज इंशाल्लाह। बस पीपीई, अच्छा बेटा अच्छा, कितना है जी, 120। अब इस दिन खड़े होकर आपने क्या करना है, इस दिन खड़े होकर आपने क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है। रिकवरेबल, ये भी वर्किंग 1 होगी ना। रिकवरेबल अमाउंट इसलिए निकालनी है कि उसको कंपेयर कर सकें बुक वैल्यू से, ताकि पता चले बुक वैल्यू हायर है या लोअर। हमने रखना होता है एसिड को लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल। तो फिर अगला स्टेप क्या है जी, रिकवरेबल अमाउंट निकालें। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी जी, 2 चीजों में से हायर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब सवाल ने हमें बताया ये 31 दिसंबर 21 पे निकाल रहे हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 95 - 5। मैं अब सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, पर्चे में कैसे करना है। पहले तो एक्सप्लेन कर रहा था ना चीजें, अब प्रॉपर फॉर्मेट सवाल का क्या होना चाहिए वो कोई भी बना सकते थे। एक वजह कर लेते हैं आज जी, 90। उसके बाद वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज होती है, वैल्यू इन यूज होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। तो फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज क्या है, 65 - 20, 45 3 साल के एक जैसे, एक साल बाद आना है, और तीसरे साल के एंड पे 8 आना है। अब वो मैं टाइमलाइन क्या बनाऊं, सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। 45 इंटू 1 माइनस 45 इंटू
1 माइनस 1.15 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.15 और प्लस कर दें इसमें 8 इंटू 1.15 रेज टू पावर, तो आंसर क्या आ गया जी? 108 आ गया। अब दोनों में से हायर कौन सा है? 108। तो 108 इज आर रिकवरेबल अमाउंट। तो ये हमने वर्किंग करके बता दिया। ऐसे प्रॉपर वर्किंग करेंगे। नॉर्मली सवालों में वो निकाल के भी दे देता है, मैं आपको बताऊं, जब किसी और टॉपिक में इसको मिक्स करता है, लेकिन इस टॉपिक का सवाल आएगा तो ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट निकालने में वैल्यू इन यूज के अंदर ज्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। कैश फ्लोज के अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये बातें करेंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड पक्का कर लें, इंपेयरमेंट कैसे निकालते हैं, कौन सी चीजों से, फिर आके इसकी तफसील भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बुक वैल्यू को कंपेयर किससे करना होता है? रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? हायर ऑफ फेयर वैल्यू एज कॉस्ट और वैल्यू इन यूज करके। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2021 में अगर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है तो मेरा मशवरा है लाइन लाजमी छोड़ें। अब इसमें होगा क्या? इसमें दो ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन 1, आपने जब रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो आपने उसको देखा, रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 128 फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे रिकवर अमाउंट कितनी आ रही है? 128। तो आपने कहा हमने किस पे रखना है इसको? लोअर पे। किस पे रखना है? लोअर पे। तो हम कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी उसी पे ही पड़ी है, ये देखो। तो फिर क्या होगा? ये कल भी इंशाल्लाह सवाल करेंगे, इसमें दोनों काम होंगे, आज होमवर्क में दूंगा। तो ये देखो 120, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं। यहां पे हम क्या करेंगे जी? बुक वैल्यू अभी भी बुक वैल्यू ही है और इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब बुक वैल्यू 120 है, रिकवरेबल अमाउंट उससे ऊपर आ जाए, क्योंकि हमने किस पे रखना है उसको? लोअर पे। तो बुक वैल्यू अगर लोअर है तो ऑलरेडी उसी पर ही है, डू नथिंग, नो इंपेयरमेंट लॉस। टेस्ट लगाया हमने, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया। लेकिन हमारा सवाल तो है रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई? 108। अब किस पे रखना है हमने एसेट को? लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। तो हमारा तो भाई रिकवरेबल अमाउंट लोअर हो गया, तो हम एसिड को उठा के किस पे ले आएंगे? रिकवरेबल अमाउंट पे, यानी बुक वैल्यू को क्या कर देंगे? रिवाइज। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट वर्किंग 2 से उठाकर यहां पर लिखी 108, तो यहां पे क्या आ गया? 12 का इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, 12 का इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब मैं कहता हूं एंट्रीज जरा कर लेते हैं, शुरू से ही कर लेते हैं। क्या ख्याल है? उसने एंट्रीज मांगी किस किस साल की हुई है वैसे? जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 20-21। चलो फिर अब माजरत, एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेना डायरेक्ट, माफी दे देना मुझे। फॉर द ईयर एंडेड, मैंने ये एंट्रीज मिटा देनी अगर मेरे पास जगह ना बची तो बाद में। मैं तस्वीर खिंचवाता हूं आपको। 31 दिसंबर 2020 में एसेट खरीदा था, बोलो। एसेट खरीदने की एंट्री, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 200 से। एसेट परचेज्ड, अच्छा वो कैश ही करते रहना। अच्छा नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2020 आया होगा और डेप्रीसिएशन डेबिट, एक साल की डेप्रीसिएशन कितनी बनी होगी? 40। चले जज़ाकल्लाह। ये कैसे निकाली वैसे आपने? 200/5 करके, ठीक है ना? ओके, वो जरा वर्किंग में डायरेक्ट यहाँ आ गया था, मैंने कहा 2 साल की कौन वर्किंग करके आए। अब ये साल गुजर गया, अगला साल आ गया। अगला साल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। हाँ जी, एसेट फिर खरीदे? कहिए यार सर एसेट फिर क्यों खरीदें? एसेट तो ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास। ये पहली एंट्री ना हुई, दूसरी एंट्री हुई 31 दिसंबर 21 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब ये वो दिन है जहां पे आप पहुंच चुके हुए हैं। इस दिन खड़े होके आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और इंपेयरमेंट टेस्ट में नतीजा क्या आया? आपका एसेट फेल हो गया, रिकवरेबल अमाउंट उसकी बुक वैल्यू से भी कम हो गई है।
राइट डाउन करके उसको रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आओ, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करो। तो 31 दिसंबर 2021 पर आपने इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? 12 से। तो इधर देखो, डेप्रीसिएशन की एंट्री तो हर साल आएगी, लेकिन इंपेयरमेंट की एंट्री हर साल नहीं होती है। जिस साल में इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हुई तो इंपेयरमेंट लॉस आया तो एंट्री होगी। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पे जरूरी नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस ही आए। ओके, बात समझ आई? अच्छा जी, अब अगला साल आता है जी, तो अगले साल में क्या करेंगे? वैसे तो मैंने प्लान किया था, आज मैंने प्लान किया था कि मैं इसके आगे नोट भी बना दूं, है आसान ही 5 मिनट में, क्योंकि नोट में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2022 आया, डेप्रीसिएशन तो फिर भी होनी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेप्रीसिएशन मुझे निकाल दो। वही 40 अनपॉसिबल, डिसपॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वही वाला 40 ले लें, क्योंकि रिवाइज हो गई है बुक वैल्यू। तो 2 मौके पहले ऐसे आ चुके थे, मैंने उस वक्त भी बताया था तीसरा मौका आएगा रिपेयरमेंट वाला, ये वही तीसरा मौका है। बेटा साथ ही हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए साथ ही हो जाए, थोड़ा टाइम है जी, जज़ाकल्लाह। तो पहली बार एस्टीमेट चेंज हुआ था, हमने कहा था बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पकड़ो, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पकड़ो डेप्शन के लिए। फिर रीवैल्यूएशन हुई थी, हमने कहा था रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ो, रीवैल्यूएशन के दिन बुक रिमेनिंग लाइफ पकड़ो फॉर सब्सीक्वेंट डेप्रीसिएशन। ऐसे ही अगर बुक वैल्यू रिवाइज हो जाए, कब रिवाइज होगी? जब बुक वैल्यू से उठा के उसको रिकवरेबल अमाउंट पे लाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस आएगा। अगर बुक वैल्यू रिवाइज हो जाए मतलब इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आता तो फिर ऐसे ही चलता। इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो बुक वैल्यू रिवाइज हो गई। अगर अब आप 40-40 करके अगले 3 साल ऐसे को डेप्रिसिएट करेंगे तो ऐसे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बचा ही सिर्फ 108 पड़ा है। तो फिर तीसरी दफा ये काम किया आपने आज, पहली बार एस्टीमेट चेंज, दूसरी बार रिवैल्यूएशन में, और आज तीसरी बार अगर एसेट इंपेयर हो यानी उसकी बुक वैल्यू रिवाइज होकर रिकवरेबल अमाउंट बन जाए, तो फिर सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन में आपने क्या लेना है? रिवाइज्ड बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। किस दिन? जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया। वो किस दिन आया? 31 दिसंबर 2000। अब 5 साल लाइफ थी, 2 गुजर चुकी, बाकी कितनी? 3 डेप्रीसिएशन। तो 36 वाले कोई थे सही माशाल्लाह जी, चश्मे बाद दूर 72। समझ आया स्टैंडर्ड? अभी इसमें बारीकियां बहुत सारी होंगी, इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे, लेकिन फिलहाल साइंस तो समझ लें भाई। मार्कर एक ब्लैक और दो। अच्छा जी, क्या? नहीं, रीवैल्यूएशन लॉस कर भी सकते हैं, रिवर्सल आ रहा हो तो देख लेंगे। फिलहाल जो सामने है बस उसको देख लें, क्या ख्याल है? अच्छा जी सुने, हाँ आ गई 31 दिसंबर 2022। डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 36 की। इधर देखो बच्चों, ये समझो, ये फर्क है डेप्रीसिएशन और इंपेयरमेंट में। डेप्रीसिएशन हर साल आनी है, किसी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। ये आउटपुट मेथड के अलावा तो ये ऐसी मनहूस है कि एक बार शुरू हो जाए रुकती ही नहीं है, चाहे एसेट वेला भी पड़ा हो। जबकि इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब आएगा जब इंपेयरमेंट टेस्ट करने पर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर चली गई हो। और अगली बात, इंपेयरमेंट टेस्ट भी हर साल नहीं लगाना, इंपेयरमेंट टेस्ट भी सिर्फ तब लगाना है जब कोई इंडिकेशन हो कि इंपेयरमेंट हो तो नहीं रही। जिसमें मैंने इस सवाल में मिसाल दी है, मुकाबला आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड ने लिखे हुए इंडिकेटर तो पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपका एसेट डैमेज हो गया, हूं अगलियां गल्लां नहीं रही,
कर लो इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इस तरह से इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात समझ आई, फर्क समझ आया फर्क। अब नोट पहले इधर बनाऊंगा, वो मिटाऊंगा फिर, मतलब मिटाऊंगा नहीं, वो यूज नहीं करूंगा। देखो बच्चों, इतना आसान नोट है, पीपी का नोट है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती है इसमें। अच्छा देखो, क्योंकि इस सवाल में रीवैल्यूएशन नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, टाइम नहीं जाया कर रहा। 5 मिनट है कहने मेरे को, वो भी नजायज वाला टाइम चल रहा है। ओपनिंग, एडिशंस, बस डिस्पोजल भी नहीं है ना, क्लोजिंग। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग। अब जब हमने कहा इसकी एंट्री बिल्कुल सेम है तो फिर यहां पे भी तो सब सेम है। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ओपनिंग, इंपेयरमेंट और क्लोजिंग, और फिर इन तीनों क्लोजिंग्स का नेट बन जाएगा बुक वैल्यू। अब 2020, 21, 22, बस ये 2-3 साल कर लो। 22, 2021, 3 साल की एंट्री है ना। 2020 ओपनिंग क्या था, हमने खरीदा कितने का, क्लोजिंग में क्या आ गया, ओपनिंग एक्यूमुलेशन क्या थी। अच्छा अब ये मुश्किल लग रहा है काम, सिर्फ इसमें ना लेके आ रहा हूं इसको भी बीच में, बस इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा अभी से बुनियाद बनाई है उसकी, लेकिन जहां जहां इसने फिट होना है वो तो देख लें जी। डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग 40। अच्छा उसके बाद कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग की थी हमने पहले साल, तो फिर यहां पे तो कुछ भी ना आया। अब 200 माइनस 40 माइनस 0 बराबर 160, पहला साल एंड, दूसरा साल क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, कोई एडिशन नहीं, तो फिर ये ही क्लोजिंग, क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, लेकिन इस साल की डेप्शन आई, टोटल बन गई, क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, और इस साल के एंड पर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीएनएल में, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस वो कॉन्ट्रा एसेट में, तो ये कॉन्ट्रा एसेट पड़ा है जी। कितना, 12, तो क्लोजिंग 12 नहीं, क्लोजिंग इसका तो 12। अब 200 माइनस 80 माइनस 80, 100, कोई फर्क, नीचे वही कॉस्ट मॉडल चल रहा है, वही डेप्रिसिएशन, बच्चों ने 100 भी लिया है। क्लोजिंग बैलेंस बन गया ओपनिंग, फिर 0, फिर क्लोजिंग, फिर 80, 36, 100, देख लो 6, 106 ही है ना, हाँ 106 बड्डे टार्जन जी। क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, फिर 12 दोबारा, क्यों भाई क्यों, हाँ सॉरी मैंने कहा दोबारा, सॉरी जी। ओपनिंग कोई इंपेयरमेंट इस साल नहीं, और वही 12, तो आप कहोगे ये 12 चलता रहेगा, भाई जाहिर है एज ऑन, ये एक्यूमुलेशन भी तो हर साल बढ़ता जाता था, एक साल का एक्सपेंस पीएनएल में, और एज ऑन तो बढ़ता जाता था। तो इंपेयरमेंट एक बार आ गई, अब ये बस माइनस होके चाहिए, वरना हटा देंगे तो फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। कितना आया, 70, देख लो आपकी वर्किंग में यही आ रहा है। अब मैं आपको असल नोट बनाना सिखाऊंगा। अब देखो इसमें ना टाइम जाया होता है, आप अगर गौर फरमाएं तो ये सेक्शन समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी अलग को जरूरत है। यहां पे हम डालेंगे डेप्शन स्लैश इंपेयरमेंट, ओपनिंग डेप्शन, इसके आगे एक लाइन इंपेयरमेंट की छोड़ेंगे, और क्लोजिंग, और बस नोट यहां खत्म। ये करके दिखाना है। पर्चे में मैंने आपसे ऐसा नोट बनवाना, मतलब सवालों में आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऐसा नोट बनाएं, तो ये नोट यूं बनाएं। क्या नाम है इसका, नबील लिमिटेड, बेटा रीवैल्यूएशन मॉडल बोले, या फिर कहां पे सवाल,
हाँ तो उसको करेंगे ना, अभी तो नहीं है ना, कल होपफुली यही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो कराया ये सीख ले पहले सुकून से, जो सामने हो ना चीज, आगे दौड़ पीछे छोड़ ना किया करें, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें सब करेंगे। ओके, किसकी? तो फेयर वैल्यू का क्या करेंगे? अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो उसको कुछ भी नहीं करते होते बेटा। नहीं, आप ये बात क्या कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। कोई भी एसेट है, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, यही हो सकता है ना, तो वो कल पढ़ेंगे, ये मैंने बोला। नहीं, बुक वैल्यू नहीं, उन्होंने कहा था रिकवरेबल अमाउंट 186 पे, वैल्यू इन यूज आई थिंक गिवन थी, वो देख लेंगे। फिलहाल ये चीज सामने है, उसको देख लें। हाँ प्लीज ना, क्लास का टाइम खत्म हो गया ना, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है बेटा, ये कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल कल करेंगे ना जी। नोट्स टू द, यानी जो समझा देता है ना उन्होंने छाड़ के अगे नस पहनगे, फिर चलो जी ओके चलो चलो। अभी किसी ने क्लास भी पूछी थी थोड़ी देर पहले कल की, नोट्स टू द दरमियान, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब मैं फॉर द ईयर एंड नहीं लिख रहा क्योंकि 3 साल का बना रहा हूं। अब नोट का कोई नंबर शंबर, नोट नंबर 5 ऐसे ही, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओ देखा, दूसरे का कैच भी छुड़ा दिया उसने, है ना, उसने पकड़ लेना था क्योंकि वो वेला बैठा था। ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर क्लोजिंग। मेरे सवाल के हिसाब से मैंने बस इतना नोट बनाया, पूरा नोट आपको बनाना आता है तो सवाल बना लेंगे। फिलहाल मतलब की बात समझो, क्योंकि फिट करना है हमने नई चीज को बीच में, तो सिंपल से फिट कर लें, उसके बाद सारे सवाल करते रहेंगे। आपके मंडे वाले में भी इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, इतना ही आना है बस, अगर सवाल में मिक्स होगा तो। एक्यूमुलेटेड, ये मैं कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट, मैं ये कह रहा था। ठीक है, अब ओपनिंग आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, उसके बाद मेरा मशवरा लाइन खाली छोड़ देनी है, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस आए ना आए कंफर्म नहीं होता। टेस्ट लगाएंगे सवाल में, अगर इंपेयरमेंट डेटा गिवन है टेस्ट लगाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो खाली जगह रहने देंगे। इससे फायदा क्या होगा, हमारा नोट बात इतना सही बनेगा, ये टाइम बच जाएगा। वो पूरा सेक्शन बनाने की जरूरत, चेक करो कैसे। 2000 पहला कौन सा साल बनाया था, 2020 ओपनिंग बैलेंस 0, एडिशन 200, क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कोई नहीं 40, फिर क्लोजिंग, अब 200 माइनस 40 कितना आ गया जी, 160, ठीक है। क्लोजिंग ओपनिंग बना 2021 में, क्लोजिंग ओपनिंग, कोई एडिशन नहीं, क्लोजिंग, सिर्फ 2 बार एक ही काम करके दे रहा हूं, 40 और 1 मिनट, आ गया दूसरा साल। ये एंट्रीज करते आ रहे थे ना, वर्किंग एंट्रीज देखो, ठीक है। दूसरे साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग की और इंपेयरमेंट लॉस आ गया, एंट्री इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट, एक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस, तो यहां पे आके आप लिख लो इंपेयरमेंट लॉस कितना, 12, लो जी क्लोजिंग 90, 200 माइनस 92, हाँ कोई फर्क है जी, जिंदगी आसान हो गई, पूरा एक सेक्शन साथ लेके नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। 2022 क्लोजिंग बन गया, ओपनिंग उत्ते उत्ते जाई जाते पता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ले जी ओपनिंग 92, कितनी डेप्शन, अब कोई नहीं, जब नहीं है तो नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस या तो होगा या नहीं होगा जी। 128, 200 में से 128 माइनस करो, 72, लो जी, दोनों नोट्स में कोई फर्क है, आसान ये फर्क है। अच्छा थोड़ा सा फर्क क्या मतलब, बुक वैल्यू सेम है ना, ये सही है या वो सही है, एक लाइन सिर्फ छोड़नी है, इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो एहतियातन, ठीक है। पिक्चर बिल्कुल बनाओ, जुग जुग बनाओ, पहले इसकी पिक्चर बनाओ, पहले इसकी पिक्चर बनाओ, नंबर 1 पिक्चर,
जल्दी जल्दी बनानी है पिक्चर्स। वो किधर गया वो कैमरे वाला जिसका कैमरा यूं यूं घूमता रहता है? इतनी देर लगाते हो यार। ये दूसरी पिक्चर बना लो, हमारे सवाल का डेटा था। खेती कर लो। वो कैमरे के आगे तुमने हाथ रखा हुआ है, तुम मुझे फ्रॉड लगा रहे हो। तीसरी पिक्चर ये बनाओ, पहले भी बनाई है आप लोगों ने, पर जो रह गए थे उनकी बात। जी वालेकुम सलाम। मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे हैरत जरूर हुई थी। मतलब यूं जैसे शायद आपकी आंख लगी हुई थी और एकदम खुली और आपने कुछ, बुरा क्यों लगेगा? ओ सर सलमान इज हियर, गाइस, द यंग मैन इज हियर। ओ फोटो खिंचो, सारा आ गए जे। अच्छा अब बोर्ड की तस्वीर बनाओ। अच्छा कल के बारे में फिर क्या फैसला है? देखो नहीं, क्लास तो होनी है। अब सुनो, क्लास तो होनी है, टाइम की बात कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी गल सुनो। मैं टाइम दसन लगा, मैं पूछा यार तुहाडे कोलों, मशवरा लिया जाए तो दिया जाता है। सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात, सीआर और एमए वाले तो या कोई हंसेगा कोई रोवेगा सिचुएशन में होंगे, हैं? अल्लाह करेगा हंसने वाले ही ज्यादा हों, तो उनको बुलाना मुनासिब नहीं है, उनको हमने दिया छोड़। आपकी टैक्सी क्लास होती है जोहर के बाद, तो अब जोहर से पहले पहले सारा टाइम हमारे पास है। तो मेरी ये राय है कि हम अपनी क्लास के टाइम पे आएंगे और जाएंगे मेरी मर्जी से, ठीक है? अच्छा 9, 10, 11 मेरा ये अंदाजा है कि तकरीबन को 11-12 के तक मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि एक मैं 1.5 घंटा पढ़ा के फिर एक ब्रेक दूंगा 15-20 मिनट की, फिर 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। यानी कि सुटना तो नहीं ना ताड़े थे, फ्रेश जितना पढ़ा गया। तो ये मेरा अंदाजा है। बहरहाल आप ज़हनी तौर पे तैयार होके आइएगा 8 से 12 के लिए। मैं इससे पहले पहले ही आपको छुट्टी दूंगा, मे भी 11, 11:30 तक छुट्टी हो जाए, ठीक है? हैं रिजल्ट 9 बजे आना है ना, आपका रिजल्ट है? अच्छा जिनका है इनमें से वो भी आ जाना क्लास में, पता ही नहीं लगेगा रिजल्ट आ जाएगा। मोबाइल बंद कर देना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।